हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, ये ईबीएस का थर्ड क्लास है। हमने इससे पहले परिस्थितिकी एंड परितंत्र का क्लास सेकंड किया था, उसका कुछ पोर्शंस बच गया था, यानी कि उसका ये पार्ट 2 है। तो इसमें हमने कुछ जो पोर्शंस बचा है उसको कंप्लीट करेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास के लास्ट में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप क्लास के शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम पढ़ते हैं परिस्थितिकी और परितंत्र के बारे में। परिस्थिति और खाद्य श्रृंखला, इकोसिस्टम एंड फूड चेन। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, यानी कि फूड चेन किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। किसी परितंत्र में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सभी जीव एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। मैंने आगे आपको इमेज लगा रखी है, उनके माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। इस बात को याद रखना है, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में इस तरह के फैक्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 4 से 5 पोषण स्तर, कितने? 4 से 5 पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। इस बात को भी याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पॉइंट 1, हम खाद्य श्रृंखला को पढ़नी है। हम पढ़ेंगे पोषण स्तर के ट्रॉफिक लेवल क्या हैं। पोषण स्तर के ट्रॉफिक लेवल क्या हैं? ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक निश्चित स्थान रखते हैं। सभी जीव का अपना अपना हर किसी का एक स्थान होता है, जिसे पोषण स्तर कहते हैं। जैसे ये दिया है टेबल, उत्पाद जैसे घास, यानी कि प्रोडक्ट क्या है? घास है या पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट है। T2 प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि सबसे पहले कौन यूज़ करता है? शाकाहारी, जैसे हिरण, घास, हिरण और खरगोश। हिरण खरगोश किसको? घास को खाते हैं। किसको खाते हैं? घास को। तो ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, ये निम्न मांसाहारी, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि होते हैं। यहाँ पर हम इसको शेर भी लिख सकते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये किसको खाते हैं? ये हिरण और खरगोश को खाते हैं। तृतीय, शीर्ष उपभोक्ता, यानी कि जो शीर्ष उपभोक्ता है, मांसाहारी जैसे शेरवाज आदि होते हैं। शेरवाज आदि क्या है? ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं। अब हम इनको चित्र के माध्यम से जानेंगे। पहला जो चित्र है ये दे रखा है, इसमें ये क्या है? उत्पादक है। जो पौधे हैं ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? ये प्रोडक्ट है। पौधे प्रोडक्ट हैं। पौधे प्रोडक्ट हैं। ये सूर्य का प्रकाश संश्लेषण होता है यहाँ पर, तो सूर्य की जो किरणें जाती हैं तो यहाँ से ये क्या है? CO2 ग्रहण करता है। और यहाँ पर H2 यानी कि पानी कहाँ से जाता है? इसका नीचे चित्र दिखाया है, यहाँ पर ये पानी जाता है, ये भोजन का निर्माण करता है। भोजन से ऊर्जा कहाँ से? यहाँ से प्राप्त होती है। और O2 गैस क्या है? ये जो सजीव हैं उन्हें देता है, जो यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। चलिए अब नेक्स्ट चित्र है उसके बारे में जान लेते हैं। ये दिया है हमारा प्राइमरी वाला। इसमें शुद्ध शाकाहारी मुख से जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे ये टिड्डा है, टिड्डा दे रखा है, चूहा वगैरह, ये क्या है? 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जो पत्तियां हैं इनको ये खाते हैं, इनके प्रोडक्ट को खाते हैं। तो ये कौन से हैं? प्राइमरी उपभोक्ता हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या है? द्वितीय उपभोक्ता जैसे टिड्डी चूहे वगैरह को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक वगैरह और बाज वगैरह क्या है? इसको खाते हैं। इसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम जानेंगे तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता क्या है? तृतीय उपभोक्ता जो सेकेंडरी उपभोक्ता है उसको ये क्या है? तृतीय उपभोक्ता, यानी कि मेंढक को क्या है? सांप खा लेता है। सांप खा लेता है। बाज भी किसको? इस सांप, ये चिड़िया वगैरह को जो बाज खा लेता है। तो इसके बारे में हमने जान लिया। ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते किसके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऊर्जा का 10% नियम, लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10%। यह सिद्धांत 1942 में रेमंड लिंडमैन द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। 90% कैसे? ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। उदाहरण, यदि उत्पादक 1 के पास 10,000 कैलोरी ऊर्जा है, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो T2 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा और T3 के लिए कितना? 100 किलो कैलोरी ऊर्जा और T4 के लिए 10
कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। इसको हम और डिटेल्स में आगे जानने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए यहाँ पर ये हमने एक इमेज लगा रखी है, अब इसके हम माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे जैसे हम पोषण स्तरों में ऊपर बढ़ते हैं वह ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट पर कितनी 10 जूल ऊर्जा है, 10 जूल ऊर्जा है। जैसे ये प्राथमिक उपभोक्ता पर जाती है यानी कि सेकेंडरी स्तर पर जाती है। कौन से सेकेंडरी स्तर पर जाती है तो यहाँ पर कितना 10% का क्षय हो जाता है, यानी 90% ऊर्जा श्वसन गर्मी आदि में चली जाती है। तो यहाँ पर 1000 ऊर्जा जो बचती है। जब ये ऊर्जा आगे स्थानांतरित होती है तो यहाँ पर 90% ऊर्जा हानि श्वसन और गर्मी आदि में हो जाती है। यहाँ पर कितनी बचती है 100% ऊर्जा, 100 ऊर्जा जूल ऊर्जा बचती है। जैसे ही ये आगे जाती है तो यहाँ पर 90% ऊर्जा क्या हानि किस में होती है, श्वसन गर्मी आदि में हो जाती है। तो यहाँ पर 10 जूल ऊर्जा कितनी है, 10 जूल ऊर्जा बचती है। चतुर्थ पोषण स्तर में कितना और तृतीय उपभोक्ता को क्या मिलता है, 10 जूल ऊर्जा मिलती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी और पिरामिड की अन्य अवधारणाएं। पारिस्थितिकी पिरामिड और अन्य अवधारणाएं। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, इसकी अवधारणा चार्ल्स एटलन ने 1927 में दी थी। कब दी थी, 1927 में दी थी। अब इसके आगे देखते हैं क्या है, ऊर्जा का पिरामिड। यह लिंडमैन का 10% नियम पर आधारित है। ये हमेशा सीधा यानी कि अपराइट बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा है, हमेशा सीधा अपराइट बनता है। संख्या का पिरामिड, स्थलीय परितंत्र ये सीधा होता है, लेकिन वृक्ष के परितंत्र का क्या है, उल्टा या अलग हो सकता है। कैसा हो सकता है, उल्टा या अलग हो सकता है। जैव भार, वायुमास का पिरामिड, स्थलीय परितंत्र में सीधा, जलीय परितंत्र जैसे तालाब में उल्टा इन्वर्टेड कैसा उल्टा बनता है। अब हम जानेंगे दोस्तों जैव आवर्धन के बारे में। वायु मैग्निफिकेशन, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर दूसरे स्तर में जाने का हानिकारक विषाक्त पदार्थ प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे ऊर्जा घटती है प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है। प्रदूषकों का सांद्रण क्या बढ़ता जाता है। खाद्य जाल, फूड वेब, खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य जाल संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो उससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। क्या होता है, उससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में जानेंगे। परितंत्र में पोषक तत्वों के जैविक और अजैविक घटकों के बीच चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। परितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, वे एक बार पुनः चक्र साइकिल होते रहते हैं। पोषण के चक्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। गैसीय चक्र क्या, पोषण तत्व वायु या समुद्र में संचित रहते हैं, जैसे जल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन चक्र आदि। अवसादी चक्र, कौन सा, अवसादी चक्र तत्वों का भंडारण भूपटल क्रस्ट में होता है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम चक्र। ऑक्सीजन चक्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का बेहतर कंटेंट आपको हम यूट्यूब पर फ्री में दे रहे हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का 21% मौजूद है। वायुमंडल कितनी परसेंट, 21% मौजूद है। इसका उपयोग जीव जंतु, पौधे और रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे ऑक्सीजन वापस वायुमंडल में छोड़ते हैं। कहाँ पर छोड़ते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था इससे पहली क्लास में, और इस क्लास में जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, चक्रीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या एक दिशीय। तो हमने इसी क्लास में पढ़ा था खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिक पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा 1927 में किसने दी। 1927 में किसने दी, रेमंड लिंडमैन ने, चार्ल्स एटलन ने, अर्नेस्ट हैगल ने या फिर एजी टांसले ने। तो ये दी थी चार्ल्स एटलन ने। किसने दी थी, चार्ल्स एटलन ने। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
ऊर्जा का 10% का नियम किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था 1942 में प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा अपराइट बनता है? संख्या का पिरामिड, जेब भार का पिरामिड, या ऊर्जा का पिरामिड, या फिर उपयुक्त में सभी? तो ये बनता है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में T2 पोषण स्तर पर कौन से जीव आते हैं? T2 पर, यानी कि T2 यानी कि क्या होगा, ये प्राथमिक होगा। कौन सा होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता पर आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी, जैसे इसमें हम खरगोश, हिरण वगैरह को जोड़ सकते हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वायुमंडल में O2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो अभी हमने क्लास में पढ़ा था दोस्तों, ये कितनी 21% होती है। खाद्य श्रृंखला में हानिकारक प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? सुपोषण, प्रकाश संश्लेषण, या फिर और दो ऑप्शन से देख रहे हैं, जैव आवर्धन। इसको क्या कहते हैं? जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा और काफ़ी प्यारे क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तालाब जलीय परितंत्र में जैव भार बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, क्षैतिज या वर्गाकार होता है? तो ये कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों? ये उल्टा होता है। फास्फोरस और सल्फर के चक्र किस प्रकार पोषण चक्र के उदाहरण हैं? गैसीय चक्र के, अवसादी चक्र के, या जल चक्र के, या फिर ऊर्जा चक्र के? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ये है अवसादी चक्र के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कणियाँ पोषण स्तर हो सकते हैं? तो मैंने क्लास के शुरू में ही आपको पढ़ाया था, 4 से 5 हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि उत्पादक के पास 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो वह द्वितीय उपभोक्ता यानी कि T3 को कितनी ऊर्जा मिलेगी? द्वितीय को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो ये मिलेगी 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अब हम इसका 10% कर लेते हैं। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 10/100 यानी कि 100। इससे ये कट जाएगा 100। तो ये 100%, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 100 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या है? मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध या समूह को क्या कहते हैं? खाद्य स्तर, खाद्य जाल, खाद्य जैव चक्र, या फिर पोषण? तो इसे कहते हैं खाद्य जाल, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक विशाल वृक्ष परितंत्र में संख्या पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है, उल्टा, तुर्करूपी, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो ये बनता है उल्टा। कैसा बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परितंत्र में पोषक तत्वों के जैविक और अजैविक घटकों के बीच चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऊर्जा चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र, गैसीय चक्र। तो ये कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। लैंडमैन के नियम के अनुसार कितने प्रतिशत ऊर्जा ऊष्मा हीट में बदल जाती है? कितने % ऊर्जा ऊष्मा हीट में बदल जाती है? तो ये बदल जाती है 90%। सिर्फ 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। कितनी? 10% स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या तापीय ऊर्जा? तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा एक गैसीय चक्रण का उदाहरण है? फास्फोरस गैसीय चक्र, कैल्शियम, नाइट्रोजन, या फिर सल्फर? तो ये है नाइट्रोजन क्या है? ये गैस होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के उपभोक्ता श्रेणी में कौन आता है? उपभोक्ता श्रेणी में कौन आता है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, या फिर पेड़ पौधे? तो ये आता है बकरी और शेर। क्या आता है? बकरी और शेर उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
श्वसन यानी रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? जीव जो किस गैस का उपयोग करते हैं? ये करते हैं ऑक्सीजन का उपयोग। जितने भी जीव जंतु हैं ये सब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्थलीय परितंत्र जैसे घास का मैदान में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है? तो ये कैसा? उल्टा होता है। हमने इस क्लास में कितने 20 क्वेश्चन किए हैं। आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल।